Jai Shri Shyam everyone, and this is Atanu, and today we will discuss about ego defense mechanism. ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज व्हाट कि ईगो यहाँ हमने जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ईगो और सुपर ईगो की हमने वहाँ बात की थी। तो इसमें क्या होता है कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में कि जो पर्सन होता है जिसकी जो भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है, विशेज़ है, जो भी उसके गोल है जिसको वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, उनको अटेम्प्ट करने में वो क्या है पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो उस चीज़ की वजह से उस अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की वजह से उसको क्या होता है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये क्या होता है अराइज होता है। उस फ्रस्ट्रेशन, उस डिप्रेशन की वजह से वो पर्सन क्या करता है कि उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है अंदर कि उसका ईगो हर्ट हुआ है, उसकी रेस्पेक्ट जो है सोसाइटी में वो डाउन हुई है, उसको खुद को फील होता है, किसी को नहीं लगता ओनली उसको खुद को लगता है। तो उस रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी उसका स्ट्रेस है, डिसस्ट्रेस कह लो, या जो भी अनफुलफिल्ड उसकी डिज़ायर्स है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी वो डिफेंस करता है, अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी वो मैकेनिज्म अप्लाई कर रहा है, दैट इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो फर्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन की यहाँ पे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है जो साइकोलॉजिकल डिसस्ट्रेस होता है इंडिविजुअल का। साइकोलॉजिकल डिसस्ट्रेस इज व्हाट कि जो भी उसका फ्रस्ट्रेशन कह लो, एंगर कह लो, या फिर उसका स्ट्रेस कह लो, उस चीज़ को वो क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा वो क्या करता है प्रोटेक्ट करता है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को। जैसे कि मैंने बताया कि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हुई है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वो जो भी मैकेनिज्म अप्लाई कर रहा है, दैट इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्टली हम बात करें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में इज अ रिग्रेशन। रिग्रेशन इज व्हाट कि इसमें पर्सन क्या करता है कि जो भी उस पर स्ट्रेस हुआ है, जो भी उस पर प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस अराइज हुआ है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो पहले अपने पूरे एफर्ट्स लगा देता है, लेकिन वो स्ट्रेस कम नहीं होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से जो भी उसकी पहले की जो एक्टिविटीज़ थी जो कभी नहीं करता था, वो उस एक्टिविटीज़ को भी वो वहाँ परफॉर्म करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक लड़की है, उसके लव्ड वंस की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है कमरे में अकेली जाके किसी एक कोने के अंदर वो क्या कर रही है रो रही है, ठीक है। अब वो पहले तो क्या कर रही है रो के अपना जो भी स्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो स्ट्रेस वहाँ कम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या करती है जब उसको पहले जब गुस्सा आता था तो वो चीज़ों को तोड़ती थी, फेंकती थी, गुस्सा करती थी, तो वो चीज़ को वापस से क्या करने लग जाती है अप्लाई करने लग जाती है। यानी ये जो स्ट्रेस होता है रिग्रेशन में, ये उसकी जो प्रेजेंट स्टेज है उस पर क्या करता है अफेक्ट डालता है, दैट इज रिग्रेशन। सेकेंड इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज व्हाट कि इसके अंदर जो पर्सन होता है वो क्या करता है कि अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट नहीं करता, उन गलतियों को किसी और के ऊपर डालता है, किसी दूसरे के ऊपर, यानी ऐसी अनफुलफिल्ड डिनाई करता है, या फिर ऐसी अनकॉन्शियस अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स होती है जिसको वो क्या करता है डिनाई करता है, ठीक है। वो खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है उस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सर्जन है, एक सर्जरी चल रही है ओटी के अंदर, ठीक है। अब वो सर्जन क्या करता है, उससे सपोज दिन वहाँ पे वो जो जिस पेशेंट की सर्जरी चल रही है उसकी डेथ हो जाती है, तो सर्जन क्या करता है कि जो भी उसका जो भी अनएक्सेप्टेबल जो उसने वो क्या करता है डिनाई करता है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, जो भी नर्सिंग स्टाफ वहाँ था उसकी वजह से हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन अपने जो भी गलतियाँ हैं उसको दूसरों के ऊपर डाल देता है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम इसे ट्रांसफेरेंस ट्रांसपेरेंस स्टेज हम इसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को वो क्या कर सकता है कि किसी और पर डालता है। यानी उसको अगर क्या हो रहा है कि गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा किसी और का किसी और पे निकालेगा डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करना, ट्रांसफर करना एक से दूसरे में, कि है ना, अगर किसी एक का गुस्सा है तो वो गुस्सा उस पर ना निकाल, क्योंकि वो निकाल नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन नहीं है उसको। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे एक पर्सन है, वो किसी कंपनी में वर्क करता है, उसके बॉस ने उसको खूब डांट दिया, खूब सुना दिया, ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि उस पर तो गुस्सा निकाल ही नहीं सकता, तो उस गुस्से को वो आगे किस पे निकालेगा, उसकी वाइफ पे निकालेगा घर पे, क्योंकि उसकी वाइफ सुन लेगी इस वजह से, क्योंकि उसे पता है कि उसके सामने गुस्सा करेगा तो उसका कोई गलत इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम सब्लिमिशन।
तो नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पॉजिटिव इमोशंस में। अब नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में कैसे, कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसको कट करने का या चीज़ें को काटने का, जैसे कहीं में होता है ना कि चीज़ों को तोड़ फोड़ना या फिर चीज़ों को कट करके देखना कि इसके अंदर क्या है, तो वो वाला अगर किसी को शौक है, वो वाला उसको अच्छा लगता है वो चीज़ें करना, तो वो क्या करेगा, वो है तो नेगेटिव इमोशन उसका कि वो चीज़ों को तोड़ रहा है या फिर काटने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। तो वो क्या करेगा, उस नेगेटिव इमोशंस को कोशिश करेगा कि पॉजिटिव इमोशन में चेंज करे। पॉजिटिव इमोशन में कैसे कि वो मे बी वो सर्जन बनकर उस चीज़ में उसमें उसको मजा आए, क्योंकि सर्जन बनकर वो क्या करेगा, सर्जरी परफॉर्म करेगा, कट करेगा, तो उस चीज़ को वो यहाँ अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई बॉक्सर है या कोई पर्सन है, उसको क्या है, मारने पीटने का शौक है, तो वो क्या करेगा, उस अपनी जो विशेज है उसको वो किस में क्या करने में पूरी करेगा कि वो क्या करे, एक बॉक्सर बन के वहाँ पे अपनी विशेज को कंप्लीट कर सके। थर्ड फोर्थ हम बात करें या फिफ्थ की, तो दैट इज फैंटेसी। फैंटेसी इज व्हाट, फैंटेसी वर्ड से ही समझ में आ रहा है इमेजिनेशन, यानी ये एक ऐसा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें पर्सन जो भी उसके इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो क्या करता है कि उसको इमेजिनेशन में उसको कंप्लीट करता है, उसको इमेजिनेशन में फुलफिल करता है, क्योंकि उसको पता है एक्चुअल लाइफ में तो वो चीज़ हो नहीं सकती, पॉसिबिलिटी है नहीं, तो उसको क्या करता है, फैंटेसी वर्ल्ड में उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्टूडेंट है, अब उसको वो स्कूल गया है, वर्क कंप्लीट नहीं था, उसका टीचर ने उसको खूब डांट दिया, ठीक है, अब वो घर आके वो ऐसा तो है नहीं कि टीचर को वहाँ पीटने जाएगा, मारने जाएगा या फिर कुछ भी करने जाएगा, तो उस चीज़ को वो क्या करता है, इमेजिन करता है कि हाँ मैं टीचर को डांट रहा हूँ, जैसे उन्होंने मुझे डांटा था, मैं वो इमेजिनेशन करके जो भी उसकी विशेज़ है उसको यहाँ कंप्लीट करता है, दैट इज फैंटेसी। और नेक्स्ट इज रिप्रेशन। नेक्स्ट ईगो डिफेंस की बात करें तो दैट इज रिप्रेशन। ये क्या होता है कि मतलब ऐसा पेनफुल इवेंट्स हम इसे बोल सकते हैं रिप्रेशन की, एक ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन होती है कि जो पहले उसके उस पर्सन के पास्ट में हुई होती है, लेकिन उसका इफेक्ट उसके प्रेजेंट पे भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के एक पर्सन है जो कि चाइल्डहुड में उसको क्या हुआ है, डॉगी ने कट कर लिया था, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, डॉग का फोबिया हो गया। तो वो फोबिया उसके क्या था, एडल्टहुड तक भी था, मतलब वो जब भी बड़ा हुआ, जितने टाइम वो रहा उस टाइम तक उसको क्या था, उस चीज़ का फोबिया था। दैट इज डिप्रेशन मीन्स कि किसी भी अपने इमोशंस को जो भी उसके पहले हुआ है उसको वो क्या करता है, उसको मतलब उन चीज़ों को वो शो नहीं कर पाता, मतलब डरता होता है उन चीज़ों से, या उसका एक पेनफुल एक्सपीरियंस हम यहाँ कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रोजेक्शन। नेक्स्ट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या होता है, इंट्रोजेक्शन होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या करता है, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसकी थिंक या किसी चीज़ को जानना, वो इसमें क्या करता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्सन के बारे में वो इतनी गहराई से जान लेता है कि उसको पता होता है कि उस पर्सन का नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा या वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि एक सन है, वो ठीक है, वो अपने फादर को अच्छी तरह से जानता है कि मैं ऐसा करूँगा तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, तो वो उन चीज़ों को ट्राई करता है, कोशिश करता है उन चीज़ों को करने की। दैट इज इंट्रोजेक्शन, यानी इमिटेशन हम इसे बोल सकते हैं कि उसको पता है कि अब पापा ऐसे करेंगे तो वो वैसे उस तरीके से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इज डिसोसिएशन। नेक्स्ट बात करें हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की, तो ये क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, यानी इसमें जो पर्सन होता है वो क्या करता है, जो भी उसका स्ट्रेस होता है या जो भी उसका स्ट्रेस चल रहा होता है उसको वो क्या करता है, अवॉइड करता है, यानी उस स्ट्रेस पे ध्यान न देकर वो किसी और चीज़ में अपना फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को वर्क की टेंशन, उसका वर्क प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को इग्नोर मारता है कि कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है उसे चलने दो, वो किसी और चीज़ में अपना फोकस करना लगता है। दैट इज डिसोसिएशन। फिर नेक्स्ट आता है अपना आइडेंटिफिकेशन।
नेक्स्ट जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वर्ड से पता चल रहा है कि आइडेंटिफाई करना। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करता है कि जो सक्सेसफुल है, जो विनिंग कैपेसिटी रखता है, वो क्या करता है उसकी जैसे बनने की कोशिश करता है, वो खुद को उसके साथ रखता है ताकि उसको खुद को भी विनिंग वाली फील आए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीम में डिवाइडेशन होता है कि हाँ मैं इस टीम का हूँ, मैं इस टीम का हूँ, तो उसमें क्या होता है कि पर्सन क्या करता है खुद को विनिंग, अगर विनिंग टीम होती है और वो जीत विन हो जाती है और वो पर्सन उस साइड का होता है तो उसको कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, उसे लगता है कि मैं खुद भी विन हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि पर्सन क्या कर देता है, आइडेंटिफाई कर देता है ऐसे पर्सन को जो कि कहीं ना कहीं एक उसको क्या हुई है विनिंग कैपेसिटी वो रखता है, या फिर उसको एक बोल सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट मिला है, उसके साथ वो खुद को रहकर खुद को भी वैसा ही फील करवाने की कोशिश करता है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इस बात करें तो हम आती है रिएक्शन फॉर्मेशन। जो नेक्स्ट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है जो भी एक्चुअल फीलिंग्स होती है, जो भी किसी बंदे के रिगार्डिंग उसकी फीलिंग है कि वो कुछ भी सोचता है, चाहे वो हेट वाला हो चाहे वो लव वाला हो, उस चीज़ को वो शो नहीं करता है। वो मतलब जो भी उसकी फीलिंग होगी, जो भी उसके एक्शन होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल वे में होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड वो दोनों में क्या है, ऐसा तो बिल्कुल वो है एक दूसरे के दुश्मन अंदर ही अंदर, लेकिन वो बाहर से क्या शो करते हैं कि नहीं ये तो इसका जैसा फ्रेंड तो दुनिया में ही नहीं है, तो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो वो वाली चीज़ इसमें होता है कि रिएक्शन फॉर्मेशन की एक्चुअल फीलिंग को दबाकर जो भी आपकी नॉर्मल फीलिंग है आप उसको शो कर रहे हो कि वो अंदर से तो उसके बारे में कि कुत्ता है, फलाना है, ढिंकला है, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है कि बट लेकिन जो सामने होता है वो सामने एक्चुअल वो शो करवाता है कि इसके जैसा सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड तो बस यही है, इसके अलावा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसमें क्या होता है कि ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि वो बीमार है, बट एक्चुअल में उसको वो बीमार नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको हल्का सा फीवर हो गया किसी पर्सन को, तो कहीं ना कहीं उसको यार मुझे कहीं ना कहीं कुछ और कंडीशन ना हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, या फिर उसको है नहीं एक्चुअल में इलनेस है नहीं, बस हल्का सा पेट दर्द करेगा तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा यार कहीं किडनी स्टोन तो नहीं हुआ, कहीं स्टोन तो नहीं हो रखा, कहीं कुछ और स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो रखी। मतलब वो क्या उसको कहीं ना कहीं फील होता है कि जो चीज़ है नहीं ना उसको भी वो फील करता है, खुद को ज़्यादा ही इलनेस समझने लग जाता है, चाहे वो कंडीशन हो नहीं फिर भी उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। जो लास्ट फाइनल ईगो डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज रैशनलाइजेशन। जो नेक्स्ट है दैट इज रैशनलाइजेशन। ये क्या होता है कि इसमें क्या करता है पर्सन अपने जो भी उसका बिहेवियर होता है, जो भी उसने अनएक्सेप्टेड बिहेवियर किया है उसको वो एक्सेप्ट ना करके खुद को गिल्टी फील ना कराने की वजह से वो क्या करता है खुद को एक्सप्लेन करता है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल कि बच्चे खेल रहे थे, अब उन्होंने किसी के घर का कांच तोड़ दिया भैया बोल से, तो ठीक है वो वहाँ पे क्या करेंगे खुद को डिफेंस करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन देंगे कि आंटी मैंने ये नहीं किया, ये किसी और ने किया है। मतलब खुद को गिल्टी फील होने के से बचाने के लिए वो जो भी एक्शन करते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो दैट इज अ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिसोसिएशन यहाँ पे हमने पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा डिप्रेशन पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, रिएक्शन फॉर्मेशन पढ़ा, हाइपोकॉन्ड्रियासिस हमने यहाँ पढ़ा एंड रैशनलाइजेशन।
दिस इज द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की क्या क्या फंक्शन है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के, हम वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या क्या फंक्शन है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से कि क्या क्या हमें इससे हेल्प मिल रही है। तो ये क्या करता है, फर्स्टली जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये क्या करता है, रिजोल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट को। जो भी पर्सन के माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं उनको ये क्या करता है, रिजोल्व करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ये क्या करता है, किसी भी पर्सन में, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको फ्रस्ट्रेशन, उसको कहीं ना कहीं लगता है उसका रेस्पेक्ट डाउन हुआ है, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि एक तो ये होता है कि कहीं ना कहीं पर्सन ये लेके बैठ जाए कि नहीं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या फिर मेरे से ये नहीं होगा, वो उस चीज़ को उस गम में डूबा ही जा रहा है। तो उस चीज़ में भी यहाँ पे वो खुद को अगर वो डिफेंस नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा उन चीज़ों में, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो उस चीज़ को लेके बैठा रह जाएगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा उस चीज़ से निकलने की। तो एक फंक्शन ये भी होता है। इसके अलावा क्या करता है कि वो क्या होगा, अगर फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो अगर टेंशन में रहेगा तो उसकी वजह से उसका अनहेल्दी बिहेवियर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उससे भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा उसको डेंजरस सिचुएशन से भी वो बाहर निकालता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि वो टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा तो कई कंडीशन अराइज हो सकती है। डिप्रेशन की वजह से उसको हार्ट फेलियर में भी हो सकता है चांसेस, डिप्रेशन है तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो उसकी वजह से वो एक डेंजर की कंडीशन में जाने से बचता है। तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। एंड अगर किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी क्वेरी जो भी है, आपका डाउट जो भी है उसे क्लियर करें। और अगर किसी को किसी और टॉपिक से रिगार्डिंग भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी मुझे बता सकता है। उसके रिगार्डिंग भी जितना मेरे को नॉलेज होगा उसके रिगार्डिंग मैं वर्क करूँगी। धन्यवाद।